हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के आखिरी चैप्टर प्रोबेबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में ना मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज में मतलब किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन आ सकते हैं प्रोबेबिलिटी के, भले वो कंडीशनल के हो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के हो या फिर बेस थ्योरम के, या फिर उसके बाद में जो हमने देखा था रैंडम वेरिएबल उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद में जो सबसे अपना लास्ट रिसेंट जो टॉपिक था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और जो बर्नौली ट्रायल्स वाली बातें थी वो सब। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। हम अगर किसी भी क्वेश्चन में ये पहचान लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये कंडीशनल का है या फिर ये क्वेश्चन बर्नौली ट्रायल्स का है, तो आप इजीली उसको फिर कर ही लोगे, पक्का कर लोगे 100%। ठीक है, तो देखो हम वन बाय वन क्वेश्चंस करते हैं और तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, टॉपिक देखेंगे और फिर उस हिसाब से डील करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसमें बोला ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। फाइंड बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, इसको इस हिसाब से डील करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है, इफ फर्स्ट पार्ट दे रखा, सेकंड पार्ट दे रखा, तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर बताना है। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन देखो यार अच्छा फर्स्ट पार्ट यही है ना, हाँ ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या बोला है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये है मैथमेटिकली ये मतलब हुआ इसका। अगर मैं इस चीज़ का डायग्राम बनाऊँ है ना, यहाँ पर ऐसे डायग्राम बनाऊँ कि इसका मतलब क्या है, तो समझो जो बी सेट है ना, समझो कि बी सेट यहाँ पर है, उसके अंदर है ए। ठीक है, उसके अंदर क्या है, ए हो गया। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करूँ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, चूंकि ए वो तो बी के अंदर ही है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन क्या बताएगा, कॉमन, क्या बताएगा, कॉमन। तो ए और बी का कॉमन क्या होगा, ये ए ही हो जाएगा इन दोनों का कॉमन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस हिसाब से मैं इसका आंसर लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। तो क्या आएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो इस डंडे के बाद में लिखा होता है ना, ये ए, ये इसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी, और ऊपर क्या आता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए ये आ जाएगा। अच्छा, बी इंटरसेक्शन ए बोले, ए इंटरसेक्शन बी बोलो, यहाँ तो चूंकि ये इसका सबसेट है तो इसका आंसर ए आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बी इंटरसेक्शन ए दिख रहा ना, उसकी जगह आप ए लिख सकते हो। तो ऊपर क्या बन गया, पी ए, और नीचे क्या बन गया, पी ए। पी ए से पी ए कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर, इस फर्स्ट पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पहले क्या बोल रखा है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो इस चीज़ को देखते हुए हम वही लिखते हैं, वापस उसको लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, और नीचे की तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 5 है, तो यहाँ पे बन जाएगा पी ऑफ 5, और नीचे की तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो 5 होता है ना, 5 वो होता है एम्प्टी सेट, इसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो 0 अपॉन पी ए, कुछ भी आए फिर नीचे वाला आंसर तो क्या देगा, 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, 1, और सेकंड पार्ट का क्या हो गया, 0। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 2। एक्चुअली इसके 2 पार्ट्स हैं, मैंने पहला पार्ट लिखा है क्योंकि हम इंडिविजुअली फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, ए कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन। तो फर्स्ट पार्ट फिर पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स इफ इट इज़ नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम चिल्ड्रन इज मेल। तो ऐसा है कि उनमें से ना मतलब एक 2 चिल्ड्रन है। तो सबसे पहले ना आप एक काम करो, सबसे पहले यहाँ पर सैम्पल स्पेस तैयार कर लो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, देखो यहाँ पर ना ये दे रखा है इफ़ इट इज़ नोन दैट, और ये प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है, तो इसमें ना सबसे पहले सैम्पल स्पेस तैयार कर लेना चाहिए, नहीं तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस तैयार कर लेंगे। सैम्पल स्पेस मतलब क्या, एक कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन, इस बात का। तो देखो उनके जो भी चिल्ड्रन होंगे ना कपल्स के, तो वो कैसे कैसे हो सकते हैं, उनका मतलब कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होता है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स, इसका मतलब हमें मेल फीमेल इसके अकॉर्डिंग करना है ना। यहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स बोला तो हम उस हिसाब से मान लेते हैं, लेकिन चलो अभी मेल फीमेल ऐसे, तो हम क्या ऐसे कर लेते हैं कि दोनों जो चिल्ड्रन है ना वो हो जाएंगे मेल मेल, या फिर एफ एम, या फिर एम एफ, मतलब मेल फीमेल। ठीक है, ऐसे, और लास्ट में फीमेल फीमेल, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये इतना हो गया, हमने सैम्पल स्पेस तैयार कर लिया। अब हम यहाँ पे इवेंट्स तैयार करते रहेंगे छोटे छोटे। यहाँ पर देखो क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है ना, बोथ चिल्ड्रन आर मेल, इसको मैं ई मान लूँगा।
ई इवेंट मान लूंगा। फिर यहाँ पे जो लिखा है गिवन डेट के बाद में, मतलब गिवन डेट मतलब ये हो गया ना, इफ इट इज नोन डेट, एक टाइप से गिवन ही है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। और ये जो लिखा है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए मेल, इसको मैं एफ बोल दूंगा, ठीक है, ये एफ इवेंट हो जाएगा। तो अब देखो हमें यहाँ पर ई जो है ना, ई वो क्या है, बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स, है ना ये। तो ई के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, देखो बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स, मतलब दोनों मेल होने जरूरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एम ये वाला आ जाएगा इसके अंदर, एकदम सिंपल, ठीक है। अच्छा एफ के अंदर देखो क्या आएगा, एफ के अंदर क्या क्या आ जाएगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम, वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, मतलब उनमें से कम एक क्या है, मेल है। अच्छा इस एफ से कंफ्यूज मत हो ना कि एफ का मतलब फीमेल, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैं इसको ना चेंज कर देता हूँ, इसको मैं एच ले लेता हूँ, चलो एच, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा यहाँ पे, इसको मैं एच कर देता हूँ, ठीक है। तो एच क्या हो गया, एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, कम से कम एक मेल है, तो एक मेल एक फीमेल चल जाएगा, ठीक है, और दोनों मेल वो भी चल जाएंगे। तो इस एच के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो मेल मेल एम, एक एफ एम, एक एम एफ भी तो आ जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर की तो बात की नहीं कि छोटा कौन हो बड़ा कौन हो, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। अब देखो अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर अपना जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलना चाह रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट ये बोथ चिल्ड्रन आर मेल, मतलब ई आ गया। फिर ये दे रखा है इफ इट इज नॉन दैट, तो इसकी जगह हम डंडा खींच देते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला, और उसके बाद में यहाँ पर ये कौन सा एच इवेंट आ गया, तो ई फिर वो डंडा आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, तो ऐसा हो गया ई फिर ये और फिर एच, ठीक है। अब ये तो क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसमें नीचे की तरफ क्या आता है, इस डंडे के बाद में क्या एच, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आ जाएगा। ऊपर की तरफ क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। अच्छा ई इंटरसेक्शन एच क्या होगा, वो यहाँ से हम निकाल ही लेते हैं यार, है ना, यहाँ से ई इंटरसेक्शन एच निकाल लेते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एच क्या आएगा, इन दोनों का कॉमन, देखो ई के अंदर एम है और एच के अंदर एम है, मतलब एम कॉमन है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में सॉरी एम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, तो ई इंटरसेक्शन का फेवरेबल एलिमेंट क्या है, देखो ये है एम एक ही एलिमेंट है, और टोटल एलिमेंट्स कितने, 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4। मैं अलग से निकाल सकता था, लेकिन मैं शायद आई थिंक मैं निकालना भूल गया। क्या आप समझ गए हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच क्या आएगा, इसमें एक ही एलिमेंट है और टोटल कितने, 4, तो 1/4। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3, यहाँ पे 3, और टोटल कितने 1 2 3 4, यहाँ पे 4। सोल्व कर लेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1/3। ये हो गया सिंपल, है ना, आसानी से कर सकते हो आप। जो चीज़ जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है उसको कुछ मान लो ई, और जो गिवन है उसको कुछ मान लो एच मान लिया। अब ये गिवन है तो ये गिवन वाली जो चीज़ आ जाती है ना, इट इज़ नोन दैट, ये जो चीज़ें लिखी होती है, इसका मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाने जा रहे हैं, और उसमें फिर जिस जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है वो हम निकालते रहते हैं, सिंपल। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो दोस्तों ये है इसका सेकंड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स इफ इट इज नोन दैट द एल्डर चाइल्ड इज फीमेल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो इसको मैं कुछ इवेंट मान लूँगा, समझो कि इसको मैंने बोल दिया ए इवेंट, ठीक है। फिर पूछा क्या है, सॉरी इसकी तो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, गिवन क्या है, गिवन ये है द एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, ठीक है, ये गिवन है, तो इसको मैं बी मान लेता हूँ। अच्छा अपने यहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या है, सैम्पल स्पेस यही होगा ऊपर वाला, है ना, वही अभी ये उसी के अंडर चल रहा है कि द कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन। तो सैम्पल स्पेस में तो क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक तो मेल मेल एम एफ एम, फिर एम एफ, और यहाँ पे एफ एफ, ठीक है, ये आ गया। अच्छा ये समझ लो कि जो मैंने पहले लिख दिया ना, ये जो भी मैंने पेयर्स बनाए उनमें जो पहले मैंने लिखा है वो है एल्डर, मतलब एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर, कुछ भी समझ लो आप, ठीक है। जैसे ये एम है, मतलब बड़ा वाला क्या हो गया यहाँ पर मेल हो गया, और इसके अंदर बड़ा मतलब बड़ी फीमेल हो गई, फिर यहाँ पे बड़ा मेल फिर बड़ी फीमेल, ऐसे है, ठीक है। तो आप ऐसा समझ सकते हो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अच्छा यहाँ पर अब बताओ कि एक के अंदर क्या आएगा, एक के अंदर क्या आएगा, बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स, इसका मतलब बोथ फीमेल, तो ये वाला कैसा जाएगा, क्या एफ एफ। अच्छा बी के अंदर क्या आएगा, बी क्या है, द एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, मतलब जो बड़ा वाला चाइल्ड है, मतलब चाइल्ड बड़ी वाली चाइल्ड कैसे समझ लो, वो क्या है, फीमेल है। तो फीमेल है बड़ी वाली चाइल्ड, वो कौन है, एक तो ये केस बन जाएगा और ये केस बन जाएगा, है ना। देखो ये पहले फीमेल बाद में मेल, ऐसे, तो फर्स्ट में मतलब एल्डर, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, एफ एम, और दूसरा वाला केस एफ एफ, ठीक है, और कुछ तो नहीं आएगा ना, बस ये आएंगे। अच्छा इसी के साथ अब इन दोनों का इंटरसेक्शन भी तैयार कर ही लो।
तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी ऊपर वाले में पड़ी वैसे इसमें पड़ेगी। देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, ये एफ एफ कॉमन है दोनों के अंदर, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एफ एफ, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर फीमेल्स। तो यहाँ पे जो ए है ना उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। फिर यहाँ पे दे रखा है इफ इट इज नॉन दैट, तो यहाँ पर ये डंडा खिंच जाएगा गिवन दैट वाला। द एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, मतलब ये बी इवेंट यहाँ पर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। नीचे की तरफ क्या आएगा, इस डंडे के बाद में क्या है, बी, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऊपर की तरफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख सकते हो, जैसे पी बी की जरूरत पड़ रही है हमें, तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी पी बी की वैल्यू क्या होगी। देखो इसमें 2 एलिमेंट है और टोटल कितने 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/4, बोले तो 1/2। एक इसकी प्रोबेबिलिटी की जरूरत है ए इंटरसेक्शन बी वाले की। इसमें कितना एलिमेंट है, देखो यहाँ पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। एफ एफ को आप एक ही एलिमेंट समझना है ना, एक ही कॉम्बिनेशन है एफ एफ, तो एक कॉम्बिनेशन, और टोटल कितने 4, तो 1/4। ये वैल्यूज हम इधर की तरफ रख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया, ये 1/4 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो कितना है 1/2, या फिर 2/4 रख लो, है ना, 2/4 ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे आप 4 से 4 डायरेक्ट काट सकते हो। आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन पढ़ो और समझो कि वो किस टॉपिक के अराउंड मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, और फिर आप इजीली उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, दोनों पार्ट्स हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वीमेन हैव ग्रे हेयर, मतलब उनके ग्रे, मतलब ग्रे कलर के बाल है उनके ना, ग्रे मतलब क्या होता है, मटमैले कलर के। ठीक है, तो फिर क्या बोला, ए ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, किसी भी ग्रे कलर के जिसके बाल है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट मतलब हाँ बस ऐसे चूज कर लिया ना, ऐसे मतलब हाँ ये है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल, तो इसके मेल होने की क्या चांसेस है ये हमें बताने। फिर क्या बोला, अज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, मतलब मेल और फीमेल को चुनने के जो वो प्रोबेबिलिटी है ना वो भी सेम है, मतलब मेल और फीमेल पर कोई वैसे भेदभाव नहीं है, 1/2 है दोनों की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब यार ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, किस चीज़ से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, कंडीशनल का है या फिर मल्टीप्लिकेशन का या फिर बेस थ्योरम का, या फिर आगे जो रैंडम वेरिएबल वगैरह वो सब होते हैं किसके हैं। तो देखो रैंडम वेरिएबल और बर्नौली उनका तो ये है नहीं, है ना, उस टाइप का क्वेश्चन ये दिखता ही नहीं है। ये कुछ इस टाइप का दे रखा है, देखो यार 5%, इसको थोड़ा समझते हैं ना कैसे है। ये बेस थ्योरम का हो सकता है क्वेश्चन, अगर ऐसे फ्यूचर में जाके फिर पास्ट की चीज़ पूछी हो, तो पास्ट की प्रोबेबिलिटी पूछी हो तो ना। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 5% मेन एंड 0.25% मेन वुमेन हैव ग्रे हेयर। ठीक है, फिर देखो यार यहाँ पर ना ग्रे हेयर्ड पर्सन को पहले सेलेक्ट कर लिया और बाद में उसकी क्या प्रोबेबिलिटी पूछी कि वो मेल है कि नहीं है। आखिरकार होता क्या है, एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पहले मेल एंड फीमेल मतलब वो डिसाइड किया जाता है, उसके बाद में उसके जो हेयर है ना वो उनका कलर देखा जाता है ना। ऐसा थोड़ी कि पहले की ग्रे हेयर आ गए बाद में मेल फीमेल आए, ऐसा थोड़ी होता है। पहले मेल फीमेल आते हैं फिर बाद में ग्रे हेयर और उनकी जो क्वालिटीज़ है वो सब आती है। ठीक है, तो एक टाइप से फिर देखो दे क्या रखा है, एक ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड, ये सेलेक्ट कर लिया इन्होंने, है ना। जो बाद की बात है ना वो पहले सेलेक्ट हो चुकी है, और उसके बाद में जो पहले वाली बात है कि मेल फीमेल होना, वहां पर मेल की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो ऐसे गए फिर बाद में वो पहले मेल फीमेल वाला आया, फिर बाद में हेयर वाला, और वो दे रखा है। अब बाद में इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो एक टाइप से बैक पूछा है हमें, है ना। तो ये किस चीज़ का क्वेश्चन हो गया, ये हो गया बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना दोस्तों, और बेस थ्योरम को हम कैसे करते हैं, वो करते हैं AEPB से। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं, AEPB क्या होता है, एक बड़ा ही शानदार और सटीक तरीका होता है, आप कोई भी स्टेप नहीं भूलोगे इस तरीके से। ए मतलब होता है सबसे पहले आप एरो डायग्राम बनाओ, तो यहाँ पर हम एरो डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है यहाँ पर एरो डायग्राम। तो सबसे पहले एरो डायग्राम देखो कैसे बनाते हैं। शुरुआत कहाँ से होगी, मैंने अभी डिस्कस किया ना, पहले मेल फीमेल फिर बाद में उनके हेयर मतलब ग्रे है या नहीं है, इस टाइप से। तो यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है, यहीं से चालू कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 टुकड़े हो गए, इधर की तरफ समझ लो कि ये मेल वाला रास्ता हो गया और इधर फीमेल। ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी आप चाहो तो शुरुआत में लिख ही दो। यहाँ पर क्या बोला, अज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो यहाँ पर मेल होने के चांस क्या है उस पर्सन के 1/2, और फीमेल होने के क्या है 1/2। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं। अब देखो यार यहाँ पर ना आगे फिर अब मेल फीमेल वाला होगा क्लासिफिकेशन, अब दूसरे लेवल पर आते हैं।
दूसरे लेवल पर यहाँ पर कि भाई उन पर्सन्स के जो हेयर के कलर है ना, बालों के जो कलर है वो ग्रे है या नहीं। तो यहाँ पे दो रास्ते हो जाएंगे कि उसके ग्रे कलर हेड है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रे हेड पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, नॉन ग्रे आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, नॉन ग्रे। वैसे जिस चीज़ का क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं होता ना उसको हम लिखते नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिलहाल चलो लिख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर भी ग्रे हेड पर्सन, ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी अगर हो सके तो इनके साथ में ही रख लो। देखो यहाँ पर क्या बोला, 5% मेन, तो 5% मतलब ये जो मेल है ना, मेल, उनमें ग्रे हेड पर्सन ये कितने होंगे, 5% होंगे। कितने, 5%। चलो परसेंट लिख लो अभी एज इट इज, ऐसे लिख लेता हूँ। फिर वुमेन में कितने, 0.25। तो यहाँ पर फीमेल वाले रास्ते में ग्रे हेड पर्सन कितने होंगे, 0.25%, ठीक है। और बाकी ये क्या, ये इधर की तरफ क्या हो जाएंगे, नॉन ग्रे, ठीक है। जिनका क्वेश्चन हमें पूछा नहीं है। क्वेश्चन किसका पूछा है, ग्रे हेड पर्सन का। मतलब ये एक टाइप से ये इन्फॉर्मेशन दे के हमें मेल वाले रास्ते का क्या पूछा, इसकी प्रोबेबिलिटी की, वही भाई वो मेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पूछी है। तो बेस थ्योरम में अपना पहला वाला काम एरो डायग्राम बन चुका है, ये बहुत शानदार बढ़िया सा बन गया डायग्राम। अब ई का मतलब होता है इवेंट्स। यहाँ पर हम अब इवेंट्स मानते हैं। अब देखो बहुत सही, एकदम सटीक तरीके से, बिना कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है इस तरीके में। जैसे मैं बताता हूँ ना, उसमें कंफ्यूजन होगा ही नहीं आपको। यहाँ पर जो फर्स्ट लेवल का क्लासिफिकेशन है कि मेल और फीमेल, इनको तो इवेंट मानना ही मानना है। तो मैं इनको इवेंट मान लूँगा। समझो कि ईवन इवेंट क्या हो गया कि भाई जो सिलेक्टेड पर्सन है ना, या फिर सीधे सीधे ये लिख लेता हूँ, ईवन मतलब मेल, मतलब सेलेक्टेड पर्सन इज मेल, ये क्या है, इवन इवेंट हो गया। और E2 इवेंट क्या हो गया, ये समझ लो ये है फीमेल, मतलब सेलेक्टेड पर्सन इज फीमेल। ऐसे पूरा लेंथी लिखना चाहो तो ये हो गया। ये फर्स्ट लेवल वालों दोनों को ही हमें इवेंट मानना ही मानना है, ठीक है। अब सेकंड लेवल में उस चीज को इवेंट मानना है जो कि क्वेश्चन में पूछ रखा हो या फिर दे रखा हो। यहाँ पर क्या दे रखा है, ए ग्रे हेड पर्सन इज सेलेक्टेड। तो हम इस ग्रे हेड पर्सन इसको इवेंट मानेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा दिया रखा होता ए नॉन ग्रे हेड पर्सन इज सिलेक्टेड, तो हम जो नॉन ग्रे है उसको इवेंट मानते। तो यहाँ पर हम इसको क्या इवेंट बोल देते हैं, चलो इसको मैं बोल देता हूँ ए बोल देता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ग्रे हेड पर्सन, ठीक है। एक जो पर्सन सिलेक्ट किया वो ग्रे हेड पर्सन है, ये अपना इवेंट ए हो गया, ठीक है। तो इवेंट वाली बात हो गई। देखो इतनी आसान ही है, बस हो चुका इवेंट मानना, और ज़्यादा कुछ मानना ही नहीं यहाँ पर। फिर क्या है, पी फॉर प्रोबेबिलिटी। तो अब हम यहाँ पर ना इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे। तो इनकी, इसकी, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, पी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, देखो E1 मतलब ये क्या है, दिस इज E1, और ये क्या है, ये है E2। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना, 1/2। ऐसे ही फीमेल मतलब E2, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा हमें अब ग्रे हेड पर्सन की प्रोबेबिलिटी निकालनी, लेकिन यार इसकी प्रोबेबिलिटी तो अलग अलग है ना। जैसे अगर मेल है तो फिर 5%, फीमेल है तो 0.25% है ना, ऐसे ये ब्रैकेट यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे। तो अब ना ये जो ग्रे हेड पर्सन है, मतलब जो इवेंट ए है, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। अगर E1 है मतलब मेल है तो फिर इसका आंसर अलग आएगा, प्रोबेबिलिटी का आंसर। और E2 इवेंट हो रखा है तो फिर अलग आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, लेकिन E1 E2 के कराने के बाद, मतलब ऐसे ये ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी हैपेंड। E1 मतलब मेल हमने सेलेक्ट कर लिया, अब बताओ ग्रे हेड पर्सन की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब यहाँ पर ये जो 5% है ना, ये यहाँ पर आएगा 5%। 5% मतलब 5/100, तो ये कितना हो जाएगा, 0.05, ठीक है। अच्छा अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, यहाँ पर है ना, एक की प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्ट निकालेंगे तो फिर वो टोटल थ्योरम, वो टोटल प्रोबेबिलिटी वाला थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो उसमें हम नहीं जा रहे। आपको अगर ऐसे डायरेक्ट ए लिखना ना, इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी, तो आप डायरेक्ट E1 के बाद E2 के बाद मतलब ऐसे कंडीशनल के तरीके से लिख सकते हो। अच्छा ये कितना है, ये है अपना 0.25%, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.25%। तो 0.25 का क्या बन जाएगा, 0.25/100। तो 2 पॉइंट के बाद में 2 तो पहले से ही है प्लेस, 2 और लग जाएंगे, तो 0.0025 ये बन जाएगा। ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ऐसे हमने इसको कुछ कुछ स्टेप्स में कर लिया। अब देखो ए मतलब एरो डायग्राम, फिर ई मतलब इवेंट्स मान लिए, पी मतलब प्रोबेबिलिटी हमने लिखी ली है, फिर बी मतलब लास्ट में यही बेस थ्योरम हम लगाएंगे, ठीक है। अब बेस थ्योरम किस पे लगाएंगे, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना उसमें पक्का बेस थ्योरम लगेगी। देखो क्या है, ए ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी दैट
द सेलेक्टेड पर्सन इज मेल, फिर यहाँ पे आ जाएगा गिवन दैट, और जो सेलेक्टेड पर्सन है ना वो क्या है, उस वो ग्रे हेड पर्सन है। गिवन दैट यहाँ पे ऐसे लिख लो, ग्रे हेड पर्सन लिख लो बस, ठीक है, ये बन गया। अब देखो इसका मतलब क्या है, सेलेक्टेड पर्सन इज मेल, ये कौन सा इवेंट हो गया, ये हो गया मेल वाला, कौन सा इवन, तो ये हो गया इवन। गिवन डेट का क्या बन जाएगा, ये से ओब्लिक बन जाएगा, है ना। और ये जो ग्रे हेड पर्सन है ये कौन सा हो गया, ये ए हो गया अपना, तो ये हो गया ए से। अब इसमें पक्का पक्का क्या लगता है, जब भी ऐसा लिख जाता है ना तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं बेस थ्योरम। अब कई बार ना स्टूडेंट्स को बेस थ्योरम का फॉर्मूला पता नहीं होता, तो यहाँ पर ना इस तरीके से जब आप ऐसे करोगे तो आपको ना फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, देखो E1 ए है ना, E1 और बाद में ए है, तो आपको ना यहाँ पर E1 और ये वाली चीज़, ये E1 यहाँ पर है, E1 यहाँ पर है, तो चूंकि यहाँ पर E1 वाला रास्ता पूछा है, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो आपको E1 वाले को मल्टीप्लाई करके ऊपर रखना है और नीचे की तरफ टोटल। कैसे, नीचे की तरफ आ जाएगा E1 वाला भी और प्लस E2 वाला भी ऐसे। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ऊपर की तरफ क्या, इसका फॉर्मूला जो बेस थ्योरम वाला ना जो बच्चे याद करते हैं लेकिन वो कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन वो आप इसमें कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, याद करने की जरूरत भी नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लो, P E1 मल्टीप्लाई बाई ये PA/E1, अच्छा डिवाइड, बस इतना ही, ये E1 है ना तो E1 वाली सारी चीज़ें आगे ऊपर, नीचे की तरफ आ जाता है टोटल, मतलब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है प्लस फिर E2 ये वाला, तो क्या बन जाएगा PE1 मल्टीप्लाई बाई PA/E1 फिर प्लस PE2 मल्टीप्लाई बाई PA/E2। आप देखोगे ना बुक से या फिर कहीं से भी आप फॉर्मूला लिस्ट से मिला के देखोगे, यही फॉर्मूला होता है बेस थ्योरम का, ठीक है, जो कि हमने ऐसे हंसते खेलते निकाल लिया। अच्छा PE1 कितना है, ये है 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई A/E1 ये कितना है, ये है 0.05, 0.05 डिवाइड बाई यहाँ पर, अब इसकी वैल्यू, अच्छा ये दोनों तो सेम ही है तो यही आ जाएगा नीचे 1/2 और इधर 0.05 प्लस ये PE2 ये कितना है 1/2 और ये वाला मतलब ये 1/2 अब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा 0.0025। अब यहाँ पर कैलकुलेशन बचती है बस, देखो यहाँ पर यार ये जो 1/2 है ना, 1/2 और 1/2 ये नीचे से 1/2 मैं कॉमन लेके ऊपर वाले से काट दूंगा, ठीक है। अच्छा ऊपर क्या बचा, फिर 0.05 बच गया और नीचे इन दोनों को जोड़ लेते हैं क्योंकि 1/2 तो कट ही गया, तो 0.05 ये 2 डिजिट है, ये 4 डिजिट है। अच्छा इसके स्टार्टिंग वाले 2 डिजिट तो फ्री हैं, तो ये 0.05 है ना वो यहाँ पर फिट हो जाएगा, क्या 0.05 और फिर ये तीसरा चौथा मतलब 25 ये यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, दोनों को जोड़ लिया, ऐसा बन गया इक्वल टू। यार देखो पॉइंट के साथ यहाँ पे ना नीचे की तरफ 1 2 3 4 डिजिट है, ऊपर भी बना लो, तो यहाँ पर मैं खुद से मन से 0 लगा लेता हूँ, उसके आगे उधर लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम यहाँ पर ये दोनों का पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है, दोनों का ये पॉइंट हम हटा देते हैं, तो ऊपर क्या बचा, ये अभी देखो ये आगे वाले 0 का तो कोई मतलब है नहीं, ये बच गया 500 और नीचे की तरफ कितना, इनका भी कोई मतलब नहीं, अब इन दोनों 0 का यहाँ पर ये कितना बच गया 525। अच्छा यहाँ पर काटा पीटी कर दें, 25 से काटते हैं ना दोनों को 25 से, तो 25 से ऊपर वाले को काटेंगे तो 25 दूना 50 2 और ये 0 20 बच जाएगा। 25 से इसको काटेंगे तो 25 दूना 50 बच गया 2 और ये 5 25, तो फिर वो एक बार डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पर 20/21। ठीक है दोस्तों, ऐसा बन गया। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आप ए फॉर एरो डायग्राम बना लो भाई, पहले मेल हाफ प्रोबेबिलिटी और मेल की फिर ग्रे हेड होने की 5% और फीमेल की ग्रे हेड होने की 0.25%, ठीक है। ये फिर बाद में ई फॉर इवेंट्स, इन दोनों को तो इवेंट बोलना ही है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन में जिसका जिक्र है उसको भी इवेंट बोल दिया, ठीक है। फिर पी फॉर प्रोबेबिलिटी, तो इन दोनों E1 E2 की तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी 1/2, लेकिन एक की प्रोबेबिलिटी हम ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल पाते क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हमें ओवरऑल दे नहीं रखा कि भाई ओवरऑल कुल मिला के इतनी है इसकी प्रोबेबिलिटी ना, मेल की अलग दे रखी है फीमेल की अलग दे रखी है, तो उस हिसाब से जो क्वेश्चन का डेटा था ना वो यहाँ तक हमने लिख लिया। अब इसके बाद में लगता है अपना दिमाग, लास्ट वाला पॉइंट क्या है, बी फॉर बेस थ्योरम। तो जो पूछा है उस चीज़ को मैंने एकदम जैसा पूछा था ना वैसा पहले मैंने लिखा, फिर जैसा इवेंट बन पड़ता था मैंने बना दिया। सेलेक्टेड पर्सन इज मेल, वो E1 माना था तो उसकी जगह E1, गिवन डेट की जगह डंडा आ गया, और ग्रे हेड पर्सन की जगह यहाँ पर ए आ गया क्योंकि इस इवेंट को हमने ए ही माना था, ए आ गया। इस पे लग जाएगा बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप लगा ही सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से करोगे तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो E1 वाला है, मतलब ये E1 वाला, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगा और नीचे की तरफ
इसका भी मल्टीप्लीकेशन आएगा प्लस इसका भी मल्टीप्लीकेशन आएगा, ठीक है। बाद में कैलकुलेशन है, इजीली सोल्व कर लिया। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या बोला है, सपोज दैट 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड, ठीक है। फिर क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल आर राइट हैंडेड। तो ऐसा है कि ऐसा समझ लो कि पूरी दुनिया में 90% ऐसे लोग हैं जो कि राइट हैंडेड है, मतलब दाएं हाथ से लिखते हैं यार जो भी काम करते हैं। फिर बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल आर राइट हैंडेड। तो ऐसा किया गया, एक सर्वे टाइप का किया गया, समझ लो कि उस सर्वे में रैंडम सैंपल लिया हमने 10 लोगों का, ठीक है। और उसमें से ये प्रोबेबिलिटी पूछी है कि उसमें से एटमोस्ट 6, ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोगों के क्या हो राइट हैंडेड, मतलब वो लोग क्या हो राइट हैंडेड हो, ठीक है, ऐसा पूछा है। तो यार देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको टॉपिक का अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये किस टॉपिक का है। ऐसे क्वेश्चन आपने कब किए, कहाँ किए। तो अगर आप पहले मिसलेनियस एक्सरसाइज सबसे पहले एक्चुअली कोई करता नहीं, लेकिन फिर भी कोई करता है तो उसको ना पकड़ में नहीं आएगी बातें। मिसलेनियस से पहले मतलब सारी एक्सरसाइज आपकी बढ़िया से तैयार होगी ना, आप पकड़ लोगे फटाफट भी ये जो क्वेश्चन है ना, अच्छा उस टॉपिक का है, ठीक है। ऐसे फिर भी मैं कुछ हिंट के तौर पे बता देता हूँ। जैसे एक चीज़ तो यहाँ पर ये है कि जो ये ट्रायल्स है ना, ट्रायल्स फिक्स है, 10 लोग हैं फिक्स, ठीक है। और ये 10 मतलब ऐसे बेस थ्योरम में उनमें नहीं होता है ऐसा, है ना, उनमें ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न नहीं होता। उनमें तो आपको पता चलेगा अभी पिछला क्वेश्चन था वैसा था। फिर यहाँ पर देखो और क्या पूछा है, एटमोस्ट वगैरह, चलो ये ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे ना राइट हैंडेड की बात की गई है, तो पर्टिकुलरली राइट हैंडेड पर्सन को हमें सेलेक्ट करना, वो अपनी सक्सेस टाइप से हो जाएगी, ठीक है। वो आप समझ सकते हो, जैसे सक्सेस मिलना मतलब राइट हैंडेड पर्सन मिलना, ऐसे। तो राइट हैंडेड पर्सन मतलब सक्सेस हो गया। तो बर्नौली ट्रायल्स या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दूसरी चीज़ क्या होती है, फेलियर। फेलियर मतलब राइट हैंडेड का नहीं मिलना, ठीक है। तो ये कुछ उसी टाइप का है। यहाँ पर सैंपल साइज फिक्स है, 10 लोगों को ही सिलेक्ट किया गया है ना। तो फाइनाइट नंबर ऑफ यहाँ पर एलिमेंट्स है, मतलब ट्रायल्स है। ये भी बर्नौली ट्रायल्स का एक वो होता है, प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिख रही है। राइट हैंडेड की प्रोबेबिलिटी भी पता 90%, तो एक टाइप से ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई है ना। तो ये सारी चीज़ें किसकी तरफ इशारा करिए, बर्नौली ट्रायल्स के लिए। अब देखो यार, बर्नौली ट्रायल्स में क्या होता है, मतलब उसके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक फॉर्मूला चलता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एन सी एक्स, फिर यहाँ पर पी की पावर एक्स एंड क्यू की पावर एन माइनस एक्स। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, एन फिर एक्स पी क्यू, ये सारी चीज़ें क्या है वो अभी देखते हैं। देखो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। ट्रायल समझ लो या फिर टेस्ट समझ लो, हम कितनी बार टेस्ट कर रहे हैं। तो हम देखो यहाँ पर हमने रैंडम सैंपल जो लिया ना, वो 10 लोगों का लिया, इसका मतलब हम 10 लोगों पर टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 हो जाएगी। तो एन हो गया। देखो एन के बाद हम देखते हैं पी, पी से पहले देखते हैं सक्सेस। यहाँ पर सक्सेस क्या है, अगर आपको इसमें डाउट है तो देखो मैं एक सिंपल भाषा में बताऊं। सक्सेस मतलब वो चीज़ यहाँ पे आप क्वेश्चन में पकड़ लो जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 6, ये तो सक्सेस की रेट होगी भाई, ज़्यादा ज़्यादा में 6 बार सक्सेस चाहिए, लेकिन सक्सेस अभी यहाँ तक नहीं आई है ना। सक्सेस देखो क्या है, ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल, ये 10 पीपल तो इधर इसमें चला गया। आर राइट हैंडेड, ये है अपनी सक्सेस, कि अगर हमें एक पर्सन मिलता है राइट हैंडेड तो हमारी एक सक्सेस होगी, ठीक है। तो सक्सेस आप समझ पा रहे हो क्या, गेटिंग राइट हैंडेड पर्सन, ठीक है, गेटिंग राइट हैंडेड पर्सन, ये अपनी क्या होगी, सक्सेस होगी। तो यहाँ पर जो ये P होता है ना, P, अब आप समझ जाओ कि जो P का मतलब क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे सक्सेस का मतलब क्या है, राइट हैंडेड पर्सन। अब राइट हैंडेड पर्सन पूरी दुनिया में कितने हैं, समझ लो कि 90%, यहाँ पे सपोज दैट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, मतलब राइट हैंडेड पर्सन आने की प्रोबेबिलिटी, वो कितनी हो जाएगी, 90%। 90% का क्या मतलब है, 90% का मतलब ये हो गया 0.9, ठीक है। मैंने इसे फ्रैक्शन में मतलब पॉइंट्स के अंदर लिख लिया, डेसिमल में, ये हो गया। अब यहाँ पे एक क्यू का जिक्र हुआ है। क्यू का क्या मतलब होता है, क्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है, ऑफ फेलियर। अब ये क्या होता है, देखो दो ही चीज़ें होती हैं यहाँ पर बर्नौली ट्रायल्स में, एक सक्सेस और एक फेलियर। तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज कुल मिला के क्या होती है, 1 होती है। तो सक्सेस की क्या है 0.9, तो फेलियर की क्या हो जाएगी 1 माइनस पी, बोले तो 1 माइनस 0.9 कितना देगा 0.1, ठीक है। दोनों को कुल मिला के आप देखोगे तो 1 मिल जाएगा हमें। तो एन आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया। अब यहाँ पे एक्स, एक्स क्या है, एक्स है यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेसेस। भाई हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने, 10, 10 बार में
10 बार टोटल टेस्ट होगा, उसमें से हमें कितनी बार सक्सेस मिले, ये है एक्स जो हम चाहते हैं। वो हम क्या चाह रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 6 ऑफ ए ये 10 पीपल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6, एटमोस्ट 6 का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बार हमें क्या मिले, राइट हैंडेड पर्सन मिले, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 टाइम्स हमें सक्सेस मिले। राइट हैंडेड पर्सन को हमने क्या बोल रखा है, सक्सेस बोल रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा, एटमोस्ट क्या 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एटमोस्ट 6 का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, x लेस देन इक्वल टू 6, क्योंकि अब इसी लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज क्या है, एटमोस्ट 6 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 से और ज़्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। एटमोस्ट 6 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 है, 6 से और ज़्यादा नहीं हो सकता, 6 से कम भले हो सकता है, 6 के बराबर हो सकता है, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो x लेस देन इक्वल टू 6 ये हो गया एटमोस्ट 6 का मतलब। अच्छा एक सिंपल सी बात है ना, चलो ये तो बाद में आया एटमोस्ट 6 वगैरह, एक मैं सिंपल सी बात पूछूं कि यार अगर हम सही बात में सोचें कि ये जो सक्सेस है गेटिंग राइट हैंडेड पर्सन, ये वैसे मतलब क्या पॉसिबल वैल्यूज, इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है। 10 लोगों को हमने रेंडमली सिलेक्ट किया, तो इनमें हो सकता है कि 0 सक्सेस मिले, मतलब एक भी राइट हैंडेड पर्सन ना हो, है ना। ऐसा करोड़ों में हो सकता है ना यार कि भाई एक भी ना, 10 लोग तो बहुत कम है। हो सकता है कि एक जना हमें मिल जाए राइट हैंडेड पर्सन, 2 जने मिल जाए, 3 जने, 4 जने, 5 6 7 8 9, और ऐसा भी हो सकता है कि 10 के 10% क्या मिल जाए हमें, राइट हैंडेड मिल जाए। क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू 6 पूछा है, मतलब 6 और 6 से कम, ये है ना, ये पूछा है हमें। तो अभी इस चीज़ की है ना चर्चा होगी फिर से, तो एक बार मैं यहाँ पर ये बची हुई चीज़ें लिखता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, क्या पूछा है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी यहाँ पर, दैट एटमोस्ट 6 पर्सन है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एटमोस्ट 6, ठीक है। और जो भी यहाँ पे सक्सेस वगैरह आप लिख सकते हो, इसका मतलब सीधे सीधा मैं मैथमेटिकली मतलब निकालूँ तो ये हो जाएगा पी एक्स लेस देन इक्वल टू 6, ये वाली चीज़। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये 6 से लेके 0 तक, मतलब P0 भी आएगा, P1 भी आएगा, फिर P2 भी आएगा, फिर P3, P4, P5, P6, ये सब भी आएंगे, ठीक है दोस्तों। अब यार ये सारे ना ये बहुत ज़्यादा है कि मतलब आप है ना एक एक ऐसे निकालो, ये ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वैसे हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत मतलब कैलकुलेशन यहाँ पे लग जाती है, तो हम ना ये वाली चीज़ नहीं करेंगे। क्यों, देखो इसको करने का फिर दूसरा तरीका क्या है, ऐसे देखो आप समझ तो गए होंगे ना, यहाँ पे क्या पूछा है, x लेस देन इक्वल टू 6, ये पूछा है ना, x लेस देन इक्वल टू 6, इसकी प्रोबेबिलिटी जिसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, x बराबर 0, x बराबर 1, ऐसे करते करते यहाँ तक इनको काउंट करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 बार हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन हम ना इससे बच जाएंगे कैसे, अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे पी है ना, बार बार पी दिखाई दे रहा है, मतलब क्या, प्रोबेबिलिटीज है। अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से 7 8 9 10 बस इन 4 लोगों की, मतलब इन 4 केसेस की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे ना, तब भी हमें यही मिल जाएगा। जैसे हम नहीं करते थे डिस्टेंस वाले में कि टोटल डिस्टेंस है हमें ये चाहिए, तो टोटल में से अगर हम ये माइनस करेंगे तो ये मिल जाएंगे, उसी टाइप से तो बता रहा हूँ मैं, केसेस में भी ये होता है। टोटल केसेस में से अगर हम ये वाले 7 8 9 10 वाले इनके माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएंगे। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी में, मतलब प्रोबेबिलिटी में भी यही होता है, टोटल में से अगर आप इन चारों की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दोगे तो आपको इनकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम ऐसे ही करने वाले हैं, आप इसको ऐसा लिखो, या फिर मैं यहाँ पे हिंदी वाला या लिख रहा हूँ, या फिर आप इसको ऐसे लिखो 1 माइनस क्या क्या बच गया, 6 के बाद क्या आएगा, P7, फिर P8 आ जाएगा, फिर P9 आ जाएगा, और लास्ट में P10 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, 10 से ज़्यादा तो आएगा नहीं ना, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों पे टेस्ट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा। अच्छा देखो आप है ना चाहो तो यहाँ पर P7 मतलब ये सब कुछ वैल्यूज निकाल सकते हो, ना, लेकिन यार इतना ना हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आप बोलोगे आंसर मैच नहीं कर रहा। तो अगर हम आंसर मैचिंग करवाएं तो यहीं से हम इसको आसान तरीके से आंसर मैचिंग करवा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो 1 माइनस P7 P और ये P8 P9 P10, इन सबको मैं ऐसा लिख सकता हूँ समेशन ऑफ Px लिख सकता हूँ ना, जहाँ पे x है ना, ये 7 8 9 10 इन सबको छुपा के मैंने x लगा दिया। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जाएगी 7 से लेके 10 तक, 7 to 10, समझ गए। जो समेशन है ना, ये इनको सही में मैंने समेशन सिग्मा की फॉर्म में लिख दिया ऐसे। अच्छा यहाँ पर है ना, समझ गए, इतना तो समझ गए। px की वैल्यू क्या है, px की वैल्यू ये है NCx p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा 1 माइनस समेशन ऑफ फ्रॉम x इक्वल टू 7 to 10। px की वैल्यू क्या देगी NCx, फिर यहाँ पर p की पावर x एंड q की पावर n माइनस एक्स।
यहाँ पर हम वैल्यूज डाल देंगे। एन की वैल्यू क्या है, 10 लोगों 10 अपनी सैंपल साइज है, मतलब राइट हैंडेड पर्सन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.9 है। क्यों, मतलब राइट हैंड नहीं आने की 0.1 हो जाएगी। ये सारी डेटा यहाँ पर डाल देते हैं तो कितना आ जाएगा 1 माइनस समेशन एक्स इक्वल टू कितना है 7 to 10। एन की जगह कितना आ जाएगा 10, तो 10 सी एक्स, पी की जगह 0.9 की पावर एक्स, और क्यू की जगह 0.1, तो 0.1 की पावर कितना, ये 9 एन मतलब कितना हो गया 10 हो गया, 10 माइनस एक्स ऐसा हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इससे अगर आपको एग्जैक्टली पीछे वाला मिलाना तो देखो यहाँ पर ना, जैसे पीछे वाले में ना आर दे रखा, आप पीछे की तरफ आंसर देखोगे तो देखो बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पर अब आप अगर यहाँ पे एक्स है ना, यहाँ पे एक्स की जगह अगर आप सारा ही चेंज करना तो सभी यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना एक्स, वहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, आप इनकी जगह आर भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आर भी ले सकते हो, तो यहाँ पर आर डाल दूंगा मैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस समेशन आर इक्वल टू 7 to 10, फिर इधर की तरफ 10 सी आर 0.9 की पावर आर, और यहाँ पे 0.1 की पावर 10 माइनस आर, ऐसा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो यहाँ पे जो एक्स 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 इसकी जगह के ले लो, लेमडा ले लो, कुछ भी ले लो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आप समझ गए। यहाँ पर कैलकुलेशन करना तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन वैसे भी बड़ी मुश्किल होगी, तो वो तो करना है नहीं। यहाँ पे ये एक पैटर्न समझाना था कि ये समेशन आप ऐसे चेंज कर सकते हो ना, बहुत सारी हो तो आप उनको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, और इससे पहले ये थोड़ा समझाना था कि भाई अपना ओरिजिनल क्वेश्चन था 0 से लेके 6 तक, इसको भी आप समेशन में लिख सकते थे, यहाँ पे 0 से लेके 6 तक है ना, लेकिन फिर ये 1 माइनस ये नहीं लगता, तो 0 से 6 में तो ये डायरेक्ट आ जाता 0 से 6, और हमने 0 से 6 नहीं लिखा तो फिर टोटल में से मतलब 1 में से 7 से 10 वाला लिख दिया, बात तो बराबर ही है ना। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 मेरा तो ये पूरा स्क्रीन पर गया इसमें। एन अर्न कंटेन्स 25 बॉल्स ऑफ विच 10 बॉल्स बेयर ए मार्क एक्स एंड द रिमेनिंग 10 बेयर ए मार्क वाई। तो देखो ऐसा ही 25 बॉल्स है टोटल ना, ऐसा समझ लो कि यहाँ पर ना एक बॉक्स है, अर्न मतलब कोई ऐसा बॉक्स टाइप का है जिसमें टोटल 25 है ना, टोटल कितनी है 25, उसमें से एक्स मार्क वाली कितनी है 10, और वाई मार्क्स वाली कितनी है यहाँ पर 15, ऐसा हो गया। ठीक है, टोटल कितनी होगी 25। फिर इतना हो गया, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न, इट्स मार्क इज नोटेड डाउन एंड इट इज़ रिप्लेस्ड। मतलब क्या क्या इसमें से ना, इसमें से हमने एक बॉल निकाली, इसका जो भी मार्क है कि एक्स है या फिर इस पर वाई है ये देखा, और इसको वापस हमने डाल दिया। ठीक है, निकाला और वापस इसके अंदर पुट कर दिया। फिर क्या बोला, हाँ तो देखो यहाँ पर ना एक टाइप से निकाला और वापस पुट कर दिया, तो ये यहाँ पर क्या हो रही है, सारी चीज़ें विद रिप्लेसमेंट हो रही है। क्या हो रही है, विद रिप्लेसमेंट। ऐसा करने से अब जब नेक्स्ट वाली बॉल निकाल के डालेंगे ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या बोला, इफ़ 6 बॉल्स आर ड्रॉन इन दिस वे, अगर हम इस प्रकार 6 बॉल्स निकाल लेते हैं, ये पहली, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, कितनी 6 बॉल्स हम निकाल लेते हैं यहाँ पे 6 बॉल्स, और वो भी कैसे, विद रिप्लेसमेंट। फिर क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पार्ट देखो क्या बोला, ऑल विल बेयर एक्स मार्क, फिर नॉट मोर देन 2 विल बेयर वाई मार्क, फिर ऐसा ऐसा आगे कई सारी चीज़ें पूछी है। किस टॉपिक का ये क्वेश्चन, ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, विद रिप्लेसमेंट हो रहा है तो आप पहली बॉल निकाल के डालो, दूसरी बॉल निकाल के डालो, ऐसे करके तीसरी निकालोगे ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पर आप जो पहले वाले जो इंसिडेंट्स थे, मतलब पहला वाला जो ड्रॉ था वो निकाल के डालने वाला, वो उससे आगे वाली प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पे जो इवेंट्स हो रहे हैं ना, यहाँ पे जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। यहाँ पे एक्स वाली बॉल आने की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी, अगर पहली बार एक्स आ गया हो या वाई आ गया हो तो किसी से भी, तो ये क्या इंडिपेंडेंट है, किसी की प्रोबेबिलिटी चेंज होगी भी नहीं। उसके बाद में यहाँ पे दो ही आउटकम है एक्स और वाई, तो आप एक को सक्सेस और दूसरे को फेलियर बोल सकते हो। तो एक टाइप से बाइनोमियल टाइप की चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, और बाइनोमियल वाली चीज़ों में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एन। एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो यहाँ पे देखो पहला बॉल निकाला, दूसरा निकाला डाला, तीसरा निकाला डाला, ऐसे करके टोटल 6 सैंपल्स हमने कलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी पहली चीज़। फिर हम यहाँ पे करते हैं सक्सेस को डिफाइन, फिर उसके बाद में पी और क्यू वो लेते हैं। तो यहाँ पर हम सक्सेस को डिफाइन करेंगे। तो सक्सेस क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सक्सेस मतलब क्वेश्चन में जो पूछा ना उस टाइप से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बेयर एक्स मार्क, तो हम एक्स मार्क आने को सक्सेस बोल सकते हैं। यहाँ पर वाई मार्क आने को भी हम सक्सेस बोल सकते हैं, लेकिन एक्स चलो थोड़ा ठीक लग रहा है। और अपना जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी का, ये होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, है ना। तो हम चलो एक्स वाली चीज़ को एक्स से ही कनेक्ट कर लेते हैं डायरेक्ट,
मतलब x मार्क है ना, इसी को हम सक्सेस मान लेते हैं। वैसे ज़्यादा यहाँ पे y का बोलबाला है, देखो सेकंड पार्ट में भी y है, थर्ड पार्ट में भी y है, फोर्थ पार्ट में x और y दोनों है, तो वो डील कर लेंगे। लेकिन इनमें थोड़ा y ज़्यादा, तो फिर भी हम x से ही कर लेंगे ना, आपको समझा देता हूँ मैं सारी चीज़ें, उससे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सक्सेस क्या मान लूँ, गेटिंग x मार्क, और जो भी क्या चीज़ है, क्या क्या है, बॉल है ना, हाँ x मार्क बॉल, मतलब ऐसी बॉल आना जिस पर x लगा हुआ हो, वो अपनी सक्सेस मान लेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद में p क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये x मार्क आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल x मार्क्स वाली बॉल कितनी है 10, और टोटल कितनी है 25, तो इसका क्या हो जाएगा 10/25। 5 से काटेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 2 ऊपर और 5 नीचे। तो P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गया 2/5। अब Q क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो वो होता है 1 - P के बराबर, मतलब 1 - 2/5, बोले तो 3/5 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन के अनुसार अपना ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P ऑफ x, क्योंकि अब जो x होता है ना, x ये होता है नंबर ऑफ सक्सेस, वो तो हम देखेंगे कि भाई हम यहाँ पर ना, ये जो देखो ये रहा, ये x मार्क है, तो एक x मार्क आ गया, मतलब एक सक्सेस मिल गई। यहाँ पर क्या बोला, ऑल विल बेयर x मार्क, मतलब सारी की सारी सक्सेस मिल रही है, तो वो तो x ऑप्शन वाइज चेंज होता रहेगा। हमें बिना x की मतलब बिना x की वैल्यू डाले एक बार इसको लिख लो, n की वैल्यू क्या है 6, तो बन जाएगा 6cx, p की वैल्यू 2/5 की पावर x, फिर यहाँ पर q की वैल्यू 3/5, तो 3/5 की पावर यहाँ पे n-x, ये बन गया है ना, दिस इज रेडी। तो अब हम क्वेश्चंस को देखते चलते हैं ना, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट मतलब पार्ट वाइज देख लेते हैं। ऑल विल बेयर एक्स मार्क, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ ऑल विल बेयर एक्स मार्क। तो यहाँ पर ऑल मतलब कितनी बॉल्स निकाल ले, 6 निकाले ना, तो 6 की 6 क्या हो, एक्स मार्क्स वाली हो, तो यहाँ पर एक्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेसेस ऐसे समझ लो। तो सक्सेस क्या है यहाँ पे, गेटिंग एक्स मार्क, और सभी की सभी एक्स मार्क्स, मतलब सभी 6 बॉल निकालने, 6 की 6 एक्स मार्क हो, इसका मतलब इस बार नंबर ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। सक्सेस क्या है, एक्स मार्क आना। ठीक है, वाई वाला मार्क आना मतलब वो फेलियर हो जाएगा फिर। अच्छा, तो ये एक्स की वैल्यू 6 उठाकर मैं इसमें डाल दूंगा, क्या हो जाएगा, P ऑफ 6 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 6 इधर की तरफ कितना 2/5 की पावर 6, और ये 3/5 की पावर n-, अच्छा n कितना है, n तो यहाँ पे 6 था ना यार, n की वैल्यू यहाँ तो डाली नहीं हमने, यहाँ पर 6 डाल देते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 - 6 अब देखो ये 6 है ना, ये तो हो जाएगा 1, NC(n)(1) होता है। आप इसको फैक्टोरियल से खोलोगे ना, इसके फॉर्मूले से, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NCx का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-x का फैक्टोरियल, यहाँ पे x का फैक्टोरियल ऐसे। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 6 है, और x की वैल्यू भी 6 है, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल और नीचे 0 फैक्टोरियल, और ये 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, और 1/0 फैक्टोरियल वो बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कितना है 2/5 की पावर कितनी 6 इंटू यहाँ पे 3/5 की पावर कितनी 0, ये 0 होगी, तो 0 पावर वाला 1 बन गया, 1 × 1, 1 का कोई मतलब रहा नहीं, बस ये बच गया 2/5 की पावर 6। ये हो गया अपना पहला आंसर। ठीक है, कि सभी बॉल्स पर जो 6 की 6 बॉल निकाले उन पर एक्स मार्क लिखा हुआ हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5 की पावर 6। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, नॉट मोर देन 2 विल बेयर वाई मार्क, मतलब जो हम कितनी बॉल निकाल रहे, 6 बॉल्स निकाल रहे ना, उन पर नॉट मोर देन 2 मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्या वाई मार्क 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो इसको हम कैसे डील करेंगे, पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ अपने वाले ना, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं इसको। तो देखो दोस्तों ये मैंने लिख लिया यहाँ पर सेकंड पार्ट, नॉट मोर देन 2 विल बेयर वाई मार्क। तो जो वाई मार्क वाली जो बॉल्स है ना वो 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब वाई लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वाई की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। ऐसा समझ लो वाई मार्क्स वाली बॉल है ना वो वाई है, और एक्स मार्क वाली जो बॉल्स बाहर आती है वो समझ लो एक्स है। टोटल बॉल हम कितनी बाहर निकाल रहे हैं 6 है ना। तो अगर जैसे यहाँ पे y की वैल्यू 0 है ना, तो इस केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। समझ गए, हम टोटल कितनी बॉल्स बाहर निकाल रहे हैं 6 बॉल्स बाहर निकाल रहे हैं। अगर y मार्क वाली बॉल 0 बाहर आती है तो इसका मतलब 6 की 6 बॉल्स x मार्क वाली बाहर आई है। ऐसे ही 1 के लिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 2 के लिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर 2 मार्क्स वाली y बॉल्स बाहर आती है तो x मार्क्स वाली 4 बॉल बाहर आएगी। ठीक है, ये मैं y में था क्वेश्चन, मैंने x में कन्वर्ट कर लिया। क्यों, क्योंकि अपना जो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है यहाँ पे x का क्या मतलब है, x का मतलब है क्या नंबर ऑफ सक्सेस, और नंबर ऑफ सक्सेस का क्या मीनिंग है गेटिंग x मार्क। क्वेश्चन था y मार्क में, मैंने x मार्क में कन्वर्ट कर लिया।
ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यही मैं चीज़ एक आपको सिखाना चाह रहा था यहाँ पर। अब देखो ये एक्स में तो आ ही गया ना, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ना क्वेश्चन में मतलब वैल्यूज डालते हैं एक्स बराबर ये सब। अपना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये है, तो ये वाला फॉर्मूले में हम 6 डालेंगे, 5 डालेंगे और 4 डालेंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। अपना क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 2 ये बोलो, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे ये क्या एक्स 4 से बड़ा है ना, 4 या 4 से बड़ा, ये बोलो, बात एक ही है, समझ गए। अगर क्वेश्चन ये आता ना कि नॉट मोर देन 2 विल वेयर वाई, इसकी जगह ये आ जाता कि मतलब नॉट लेस देन 4 विल बेयर एक्स, ऐसे है ना, इस टाइप से आप बोल सकते हो। तो वाई लेस देन इक्वल टू 2 बोलो या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बोलो, बात एक ही है। इसका मतलब क्या हो गया, एक तो पी एक्स बराबर कितना 4 आ जाएगा, प्लस पी एक्स बराबर 5 आ जाएगा, प्लस पी एक्स बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो एक्स की वैल्यू है मैं उसमें डालूंगा, फिर ये 5 भी डालूंगा उसमें, फिर 6 भी डालूंगा, तो इसको मैं अगले पेज में लिखता हूँ। तो देखो दोस्तों इनकी वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले P4, तो ये पी एक्स का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो यहाँ पे x की जगह में 4 डाल दूंगा, तो क्या आ जाएगा 6C4 2/5 की पावर 4 और फिर 3/5 की पावर 6 माइनस एक्स, मतलब 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, फिर प्लस ये हो गया इसकी वैल्यू। अब P5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 5 डाल दूंगा मैं यहाँ पे 5, वहाँ पे 5 और वहाँ पर भी 5, तो हो जाएगा 6C5 2/5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई, फिर ये आ जाएगा 3/5 की पावर 6 माइनस 5, तो वो 1 हो जाएगा, मतलब 3/5 की पावर 1 प्लस, अब मैं ये हो गया ना, अब P6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6C6 फिर 2/5 की पावर 6 एंड 3/5 की पावर 0, क्योंकि 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ना यार ये है ना, ये 6C4 इन सब की वैल्यूज़ मैं निकाल लेता हूँ ना, इधर साइड में निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ये है 6C4, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर 2 फैक्टोरियल और नीचे की तरफ 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को खोलो, 6 5 4 फैक्टोरियल तक ही ठीक है ना, क्योंकि ये नीचे से कट जाएगा, फिर ये 2 × 1 और ये जो नीचे वाला 4 फैक्टोरियल वो तैयार है कटने के लिए, कट गया। ऊपर 6 × 5 और नीचे 2 उस 6 को काटेगा तो 3 × 5 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा 15। बाकी तो है अभी देखेंगे, है ना। इसकी जगह ये आ गया। 6C5 की भी वैल्यू निकाल लेता हूँ। 6C5 कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल और नीचे की तरफ इन दोनों का डिफरेंस 1 का फैक्टोरियल और 5 का कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो हो जाएगा 6 × 5 × 4 वो सब, तो उसको 5 फैक्टोरियल ही रहने दो। नीचे 1 फैक्टोरियल 1 हो गया मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल तैयार है कटने के लिए, ये कट गया, कितना बच गया 6/1 बोले तो 6, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और जो 6C6 है मतलब फुल आउट ऑफ फुल NCN वो तो 1 होता ही है, इसकी जगह 15 आ गया जो मैंने रख दिया, ठीक है। चलो अब बाकी वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है 2/5 की पावर 4 अच्छा एक चीज़ और देखो, एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पर आप कि 2/5 की पावर ये है ना, ये पावर 4 पावर 5 पावर 6, तो यहाँ से आप पावर 4 कॉमन ले सकते हो क्योंकि ये सब के अंदर है। तो यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ 2/5 की पावर 4, ये इसकी जगह कितना आ गया 15 आ गया, 15 मल्टीप्लाई बाई 3/5 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर खोल ही लो, यहाँ पे खोल के लिख लो। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और नीचे 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये 6C5 की जगह 6 आ गया मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे देखो 2/5 की पावर 5 है ना, उसमें से पावर 4 तो हमने कॉमन ले ली, एक पावर बच जाएगी 2/5 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 3/5 की पावर 1, तो यहाँ पे 3/5 हो गया प्लस 6 1 हो गया। यहाँ पर 2/5 की पावर 6 में से पावर 4 कॉमन ले लिया, तो 2/5 का स्क्वायर बच जाएगा, तो 2/5 का स्क्वायर बोले तो कितना हो गया 4/25, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई काटा पीटी तो हो रही है लेकिन करना मत, क्योंकि एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। 2/5 की पावर 4, एलसीएम कितना आ गया 25, यहाँ पे 15 × 5 ये कितना हो गया 135 प्लस यहाँ पे 6 × 2 × 3 6 6 36 हो गया प्लस ये 4 तो है ही, नीचे ये 5 × 5 ये भी 25 था, ठीक है, इसलिए आसानी से जुड़ गया सारी चीज़ें। तो 2/5 की पावर 4 ये कितना हो गया यार, ये 135 और ये कितना 40 और 135 3 7 3 4 7 हो गया, 175 डिवाइड बाई 25। ये 175 तो 25 की टेबल में आता ही है, तो इसको काटेगा कितनी बार आता है 7 बार आता है। तो यहाँ पे क्या बच गया 7 × दिस 2/5 की पावर 4, ठीक है। ये मिल गया हमें आंसर सेकंड पार्ट का। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या बोला है, एटलीस्ट 1 बॉल विल बेयर वाई मार्क, तो इसको मैं लिखता हूँ फिर इसको सोल्व करते हैं। देखो दोस्तों ये थर्ड पार्ट इसमें बोला है एटलीस्ट 1 बॉल विल बेयर वाई मार्क, तो एटलीस्ट 1 बॉल ना, कम से कम एक बॉल उस पर वाई मार्क है,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, y हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक से और कम नहीं होगा, एक से भले ही ज़्यादा हो जाए, है ना। y ग्रेटर देन भले ही हो जाए, लेकिन y फिर 1 से और कम नहीं होगा। तो फिर देखो हम टोटल कितनी बॉल्स निकाल रहे हैं, मतलब टोटल हम बॉल्स निकाल रहे हैं 6। उसमें से y मार्क लिखी हुई एक या एक से ज़्यादा हो सकती है, मतलब y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो सकती है। तो अपना जो फॉर्मूला अभी चल रहा है वो x में चल रहा है, तो x की वैल्यू निकाल लो इनके करस्पॉन्डिंग। तो y की वैल्यू अगर 1 है, एक बॉल पर y मार्क है, तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग 5 बॉल पर क्या होगा, x मार्क होगा। अगर यहाँ पर 2 है तो उस केस में 4 हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे y बढ़ेगा, जैसे जैसे y मार्क की बॉल्स बढ़ेगी, वैसे वैसे x मार्क की बॉल्स कम होती चली जाएगी। तो 3 के केस में 3, 4 के केस में 2, 5 के केस में 1 एंड 6 के केस में क्या आ जाएगा, 0। ये सॉरी 0 0 0, है ना, 0 आ जाएगा। तो ये हम इसके बेसिस पे फॉर्मूला तैयार कर लेंगे। तो देखो अपने वाले में क्या बोला है कि जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो हम ना वो नहीं निकालेंगे, एक्चुअली हम तो x के बेसिस पे चल रहे हैं ना। तो मैंने y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से मैंने y की वैल्यूज लिखी और उनके साथ में टोटल 6 था ना, तो उस हिसाब से देख लिया कि x कितना कितना बचेगा। क्योंकि फॉर्मूला ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसके बेसिस पे अपना चलेगा फॉर्मूला, x के बेसिस पे ही मैंने माना है फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले x इक्वल टू 5 आ जाएगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू कितना 3, फिर p x इक्वल टू 2 प्लस p x इक्वल टू 1, है ना, ये 2 है, और यहाँ पे p x इक्वल टू 0। अब देखो यार ये ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर हम ऐसे करेंगे, तो बहुत ज़्यादा केसेस हो गए, पहले 6 केसेस तो ऑलरेडी हो गए। तो अब इसको कैसे करें, देखो दोस्तों ये जो x की वैल्यू ना ये क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हो सकती है। x मतलब क्या, x मार्क वाली बॉल आए, तो वो x मार्क वाली बॉल 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकती है। यहाँ पर किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, 0 1 2 3 4 5 इनकी पूछी है, मतलब 0 1 2 3 4 5 इनकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। लेकिन अब बच गया कितना, एक ही बच गया। तो हम इन 6 की, है ना, इन 6 की हम अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे कर लेंगे भाई, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 माइनस, उसमें से हम 6 वाला केस माइनस कर देंगे, मतलब 6 वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे x इक्वल टू 6 वाला केस। तो इसका मतलब यही आ जाएगा ना, वापस ये बच जाएगा। अगर हम टोटल में से 6 वाला केस हटा दें तो 0 से 5 वाला बचेगा, है ना, और 0 से 5 वाला हमें चाहिए। लेकिन 0 से 5 वाला हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे क्योंकि लेंथी हो जाएगा, तो हम ये वाला शॉर्ट तरीके से निकाल लेंगे। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 6। यार ये मुझे लगता है कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देखो ये वाला ना P6, ये वाला ये हम कर चुके हैं। आप इसको P6 लिखो या फिर पी एक्स इक्वल टू 6 लिखो, बात एक ही है। इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी 2/5 की पावर 6। तो अब फर्स्ट पार्ट से मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर 2/5 की पावर 6। ये कैसे मैंने लिखा, बाय पार्ट फर्स्ट, वहाँ से मैंने ये कॉपी कर दिया, ठीक है। तो ऐसे बन गया अपना ये वाला क्वेश्चन। अभी ये थर्ड पार्ट हो गया, अब इसमें एक पार्ट और बचा है, क्या, द नंबर ऑफ बॉल्स विद एक्स एंड वाई मार्क विल बी इक्वल। तो इसको मैं अगले पेज में करता हूँ। तो देखो दोस्तों ये है फोर्थ पार्ट, इसमें क्या बोला, द नंबर ऑफ बॉल्स विद एक्स एंड एक्स मार्क एंड वाई मार्क विल बी इक्वल। एक्चुअली हम कितनी, क्या यहाँ पे देखो आप थोड़ा ध्यान से, हम टोटल 6 बॉल्स निकाल रहे हैं, है ना। उसमें से एक्स और वाई वाली कुछ भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई मार्क वाली 2 टाइप की बॉल्स हैं यहाँ पर। तो इस बार क्या बोला कि एक्स और वाई मार्क्स वाली बॉल क्या इक्वल है, नंबर ऑफ बॉल्स वो इक्वल निकलती है, मतलब एक्स इक्वल टू क्या है, वाई है। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 6 है। भाई एक्स की निकलो या वाई की निकलो, कुल मिला के कितनी निकलेगी, 6। लेकिन यहाँ पर इस केस के लिए एक्स बराबर क्या दे रखा है, वाई, एक्स मार्क्स वाली और वाई मार्क्स वाली क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं ये चीज़ यहाँ पर लगाऊंगा ताकि मेरे को एक्स की वैल्यू मिल जाए। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल, हम वैल्यूज निकाल लेंगे। तो देखो एक्स बराबर वाई में इसमें डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई की जगह भी एक्स आ जाएगा इक्वल टू 6। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2x इक्वल टू 6। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3, ठीक है। तो हमें x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, है ना, 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पर हमने तैयार कर रखा था पहले, है ना। फॉर्मूला ये है 6cx 2/5 की पावर x और 3/5 की पावर 6 माइनस एक्स। तो ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ क्या, 6cx, x की जगह अगली स्टेप में डाल देता हूँ मैं, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ 2/5 की पावर x 3/5 की पावर 6 माइनस एक्स। तो x इक्वल टू 3 डाल दो इसके अंदर, 6c3 2/5 की पावर 3 एंड 3/5 की पावर 6 माइनस 3।
6 माइनस 3 तो 3 हो गया। अच्छा 63 की वैल्यू निकाल लो अलग से। 63 कितना होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना हो गया, 6 5 4, फिर चलो लिख लो 3 2 1, नीचे 3 फैक्टोरियल 3 2 1 और 3 फैक्टोरियल 3 2 1। तो 3 फैक्टोरियल लास्ट वाला ये तो कटना ही था उससे। 3 इंटू 2 इंटू 1 ये कितना हो गया 6, 6 इस 6 को काट देगा, बचा 5 और 4, ये कितना हो गया 20। ठीक है, तो 63 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 2/5 की पावर कितनी है 3, और यहाँ पर 3/5 की पावर कितनी है 3। इनको सोल्व करते हैं। देखो ये 20 है, यहाँ पे 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो क्या हो गया 6 का क्यूब हो गया, समझ गए ना। देखो ऊपर 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 वाले को देखो ओनली, यहाँ पे 2 का क्यूब ये 3 का क्यूब, तो क्यूब कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2 इंटू 3, वो क्या हो गया 6 हो गया। नीचे की तरफ 5 का क्यूब और ये भी 5 का क्यूब, तो 5 की पावर 6 हो गई। देखो इनकी वैल्यूज डालेंगे अब। अच्छा वैल्यूज डालने से पहले ना यहाँ पे थोड़ी कटिंग कर लो वाली। देखो यार ये ना, इसको 5 से काटोगे तो 5 की पावर 5 बच जाएगी, इसको 5 से काटोगे तो यहाँ पर 4 बच जाएगा। ठीक है 4, तो 4 इंटू ऊपर की तरफ 6 का क्यूब 216, नीचे 5 की पावर 5, 5 की पावर क्या 5 क्या होती है, 5 की पावर 4 होती है 625, तो 5 की पावर 5 क्या हो जाएगा 625 इंटू 5। सोल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये 251, फिर ये 31 हो गया ये, तो नीचे की तरफ आ जाएगा 3125। अच्छा ऊपर की तरफ 1664 हो गया ये, और 4 दूनी 8, 864, और नीचे की तरफ 3125 आ गया। फाइनली ये भी हमें मिल गया। तो आई होप दोस्तों ये जो आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए मिसलेनियस के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस, ये आपको समझ में आए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।